कलकत्ता जो है हमें लगता है कि पहला ऐसा स्टेट है मतलब वेस्ट बंगाल कि जहाँ पे क्राइम रेट जो है अगेंस्ट वुमेन सबसे हाईएस्ट इस तरीके से काम करती है। अगर आप वहाँ पार्टी वर्कर नहीं तो वहाँ पे पुलिस आपके साथ कुछ हो जाता है तो उसके लिए पुलिस का जो कार्रवाई है वो बहुत ही स्लो है। आरजीकर में जो हुआ और जो लॉ कॉलेज में हुआ, दोनों में आपको क्या समानताएं दिखती हैं? और ये मामला कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग या इन चीज़ों से लेकर के जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, गार्ड वहाँ आकर के सिक्योरिटी दे रहा है, पुलिस जो वहाँ जो है क्या बोलते हैं, कोलकाता की घटना होती है पुलिस तब सख्ते में आती है। अब 2-3 दिन तक मामला जो इस तरीके से चलता है कि क्या करें, पीड़िता को ये समझ नहीं आता कि हम करें, दें आवाज़, उठाएं ना उठाएं। ये घटना तो एकदम मूवी की स्टाइल में हुई कि हम गए अपने साथियों की तरफ से, उसको कमरे में बंद किए, गार्ड बाहर बिठा दिए, एकदम पूरा मूवी स्टाइल में घटना हुई। विश्वास करने का तरीका कि लगातार तुरंत तीनों एक्यूज जो है गिरफ्तार हो जा रहे हैं। बट उसी पर ये अलग देखिए तो आरजीकर में एक एक्यूज है, आपने एक ही एक्यूज को सीधा जो है हथकंडे उसको एक बलि का बकरा बना करके उसको कर दिया, बाकी सबको किनारे कर दिया। कि बंगाल की अगर बात करें तो चाहे कामदनी रेप हो, चाहे 2012 का हो, चाहे 1990 का हो, वहाँ पे मैक्सिमम तो कॉलेज के अंदर ये घटनाएं हो रही हैं। नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। कोलकाता में एक विभत्स घटना हुई, एक ऐसी जघन्य घटना जिसने पूरे देश को फिर से झकझोर दिया। उससे पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ था, वो सुनकर उसके बारे में बताते हुए हमारा खून खौल उठता है। लेकिन इसके बाद भी ऐसी ही एक घटना की पुनरावृत्ति हुई थी उसी पश्चिम बंगाल में, और उसी पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो एक्शन लिया वो सवालों के घेरे में खड़ा हो गया। जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में गैंगरेप केस के बाद हुआ था, ठीक ऐसा ही एक केस था, बिल्कुल इसी तरह का एक केस था। लेकिन इस पूरे मामले में पिछली बार जितनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई, इस बार उतनी तेजी से कार्रवाई हो रही है। जानते हैं किसकी वजह से यह कार्रवाई हो रही है? कौन है इसमें वो शख्स जो सो मोटो उस पीड़िता की आवाज बनने के लिए आगे बढ़ा है? मैं स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील सत्यम सिंह जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अनुपम जी। आपने इस पूरे मामले में, मैंने पहली बार देखा कि एक आदमी, मतलब करोड़ों का देश है हमारा, उसमें लाखों वकील होंगे। आपने खुद से इस पूरे मामले में इंटरेस्ट दिखाई, आप वेस्ट बंगाल गए, आप ये पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पूरे केस को सबसे पहले आपने जब देखा तो आपको क्या समझ में आया? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये मामला, क्योंकि चूंकि ये जो पीड़िता है वो हमारे ही फील्ड से, वो एक लॉ स्टूडेंट है। और मुझे सबसे बड़ा सवाल ये लगता है कि अगर हमारे ही फील्ड के लोग जो पूरे समाज की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं, समाज की सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं, अगर वही सुरक्षित नहीं होंगे तो हमें लगता है कि फिर ये क्या एग्जाम्पल सेट होगा। जो सबसे पहली बात जो हिट की हमें, और इस चीज़ पे चूंकि आरजीकर में भी जब मैंने इन सब चीज़ों पे लिया था वहाँ पे, क्योंकि अब ये सब की घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जो देश को पूरा हिला देती हैं। देश की पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम पे भी हो, तो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जहां हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, वहीं पे हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा की जब बात आती है तो इस तरीके की घटनाएं, अभी एक घटना भी आरजीकर की घटना हमें लगता है कि वो उसका अभी निवारण निकला भी नहीं, उसकी आग कि ठंडी भी नहीं हुई। अभी आग ठंडी भी नहीं हुई, लगातार डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद लगातार कुछ न कुछ घटनाएं आ रही हैं कि एक नया मामला उसी जगह से निकल के आ रहा है। तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि जो है स्टेट किस तरीके से फेल है, जो है महिलाओं की सुरक्षा करने में। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपको इसमें अनुपम जी बता दूँ, कलकत्ता जो है हमें लगता है कि पहला ऐसा स्टेट है मतलब वेस्ट बंगाल कि जहाँ पे क्राइम रेट जो है अगेंस्ट वुमेन सबसे हाईएस्ट। सेकंड जो है आंध्र प्रदेश। और ये सब ये 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है सबसे ज़्यादा है। एनसीआरबी, और ये चूँकि मैं नहीं कह रहा, एनसीआरबी की डाटा है, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड की डेटा है, उसके हिसाब से जो है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा। चूँकि मैं वहाँ होके भी आया, वहाँ पे पुलिस किस तरीके से काम करती है, अगर आप वहाँ पार्टी वर्कर नहीं हैं, तो वहाँ पे पुलिस आपके साथ कुछ हो जाता है, तो उसके लिए पुलिस का जो कार्रवाई है वो बहुत ही स्लो है। अच्छा, आरजीकर में जो हुआ और जो लॉ कॉलेज में हुआ,
दोनों में आपको क्या समानताएं दिखती है और दोनों में जो पुलिस का रवैया रहा, जो एक्शन करने का जो तरीका रहा एक्शन लेने का, उसमें क्या कुछ आपको अंतर नजर आया? देखिए, इसमें दोनों में सबसे बड़ी बात ये है कि आरजीकर वाले में तो पुलिस ने पूरी तरीके से एक तरीके से सिस्टम ही फेल हो जाता है कि सरकारी कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज जहाँ कम से कम मिनिमम नहीं तो 200-250 स्टाफ हमेशा रहते हैं, हम्म, और सबसे कम भी कर दें तो स्टाफ तो रहता ही रहता है। वहाँ पे सुबह की घटना होती है, शाम में एफआईआर दर्ज होता है। आप एक सोचिए कि पूरा 8 से 10 घंटे का टाइम, मतलब सुबह 4-6 बजे की घटना है। और इतनी विभत्स घटना, हाँ, और उसके बाद शाम आप को 10 घंटे लग अब गए। देखिए, मैं तो चूँकि अगर आरजीकर कॉलेज की बात करें तो उसका इतिहास ही जो है, उसकी हिस्ट्री ही एक क्रिमिनल हिस्ट्री है पूरे उस मेडिकल कॉलेज की। और ये मामला कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग या इन चीज़ों से लेकर के है। क्योंकि वो जो घटना है, वो एक रिवेंजिव क्राइम है। सिर्फ़ एक सिंपल रेप एंड मर्डर केस होता है, क्योंकि कई सारे क्राइम के जो अलग-अलग सेगमेंट हैं, इस तरीके से देखे जाए तो वो एकदम हीनियस लेवल पे जब जाता है, तो उस लेवल का क्राइम जो है आदमी उस तरीके से डिसाइड होता है कि कहीं न कहीं रिवेंज इसमें है ही। और ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जब इस तरीके की घटनाएँ होती हैं कि स कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? अब उसी के तरीके आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो गार्ड वहाँ आकर के सिक्योरिटी दे रहा है। पुलिस जो वहाँ को जो है क्या बोलते हैं, कोलकाता की घटना होती है, पुलिस तब सकते में आती है। अब 2-3 दिन तक मामला जो है, इस तरीके से चलता है कि क्या करें? पीड़िता को ये समझ नहीं आता कि हम करें, दें आवाज़, उठाएँ, ना उठाएँ। और एकदम आप वो समझिए जैसे मूवी नहीं चलती है, वैसे उस तरीके की आर्जिकर के बाद ये घटना तो एकदम मूवी की स्टाइल में हुई, हम्म, कि हम गए अपने साथियों की तरफ से, उसको कमरे में बंद किए, गार्ड बाहर बिठा दिए। एकदम पूरा मूवी स्टाइल में घटना हुई। और इस घटना के बाद जिस तरीके से चूँकि एक कह लीजिए कि जो है क्या बोलते हैं फेस वॉश करने का तरीका, कि लगातार तुरंत तीनों एक्यूज़्ड जो है गिरफ्तार हो जा रहे हैं। बट उसी बार ये अलग देखिए तो आरजिकर में एक एक्यूज़ है, आपने एक ही एक्यूज़ को सीधा जो है हथकंडे उसको एक बलि का बकरा बना करके उसको कर दिया, बाकी सबको किनारे कर दिया। आप एविडेंसेस खत्म कर दिए। तो ये सब अपने आप में सबसे बड़ा सवाल करता है, चूँकि वो टीएमसी के लीडर्स भी हैं, जो हम्म, एक्यूज़ हैं। तो वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि उनको बचाना भी है। तो बचाना है तो उससे पहले जो है क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनको सबसे पहले सुरक्षित करना है। क्योंकि अगर वो बाहर रहेंगे तो शायद सुरक्षित ना रहें, हम्म। लेकिन सरकार उनकी है। एक मतलब जो इसमें आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, वो बाहर जैसे हैं, वो उससे ज्यादा सेफ जेल के अंदर है। उससे ज़्यादा सेफ जेल के अंदर है। और आप देखिए ना किस तरीके से परिवार पे, मुझे लगता है कि जिस तरीके से परिवार वालों पे हम्म, जो दबाव है, कि आप देखिए कि परिवार वालों से एनसीडब्ल्यू की फैमिली मिलने गई, मिलने नहीं दिया गया। वो मिलने से मना कर दिए। क्योंकि उनके तो ये है कि उनको लगता है कि शायद हम जिंदा रहना वहाँ उनके लिए शायद यही न्याय है, हम्म। कि हम जिंदा हैं, ये सबसे बड़ा न्याय है। अच्छा, इस पूरे मामले में फैमिली का भी कोई कनेक्शन आ रहा है पार्टी से? देखिए जहाँ तक इसका लोकल जो सोर्सेज कहते हैं कि फैमिली वाले भी जो है टीएमसी मतलब ममता गवर्नमेंट सपोर्टर हैं। बट सवाल ये है कि क्या सपोर्ट होने से कोई अपनी बेटी के जो अस्मिता से तो समझौता नहीं करेगा। अच्छा, आपने तो देखा है, फैमिली वालों से बात करने की भी आपने कोशिश की होगी। मेरी बातचीत जो है प्रयास तो नहीं हो पाया, उनके हाँ, वकील से बातचीत हुई। हाँ। तो वो उनका अपना ये था कि वो तो कर रहे हैं कि फैमिली वाले अभी वहाँ लोकल सपोर्ट से हम्म, जो जो भी एक्शन ले रहा है उससे सेटिस्फाइड है, बाकी रिपोर्ट भी जो है लोगों के हिसाब से है। और मैं एमसीडब्ल्यू के टीम गई, उनसे भी मुलाकात होनी पाई फैमिली की। तो जिस तरीके से जो दबाव दिख रहा है मुझे, वो मुझे लगता है कि उनके लिए सिर्फ ये कि हम जिंदा हैं जो ज़्यादा। अच्छा, इस पूरे मामले में आपने सुओ मोटो मतलब एक्शन लिया, आप तुरंत याचिका दायर करने पहुंचे, आप इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए और शायद पहले वैसे वकील हैं आप। तो आखिर इतनी जल्दी क्या थी इसमें? देखिए, इसमें जल्दी और देरी वाली तो कोई बात होती नहीं है। हम्म, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा किस तरीके की घटना जब होती है, क्योंकि पुलिस तो ऑलरेडी कार्रवाई कर रही थी। कि पुलिस की कार्रवाई जब वेस्ट बंगाल जैसी बात हो तो मैं आपको याद दिलाता हूँ पुलिस का एक वहाँ पे वेस्ट बंगाल में 2000 सबसे पहले तो एक घटना रही है 1990 की बांटला रेप केस। हम्म, तो बांटला रेप केस में, और बांटला क्यों चले जाए, मैं आरजीकर की ही बात ले लेता हूँ कि आरजीकर में अब सवाल क्या है, कोर्ट एविडेंसेस के बेस पे काम करती है, पुलिस भी एविडेंसेस ही बटोरती है, सबसे पहले कलेक्ट करती है। तो आपने क्या किया कि किसी केस का बेस ही खत्म कर दिया, एविडेंस ही खत्म कर दिए, एविडेंस है नहीं,
तो आप अपने आप आपको उसके सबसे बड़ा एग्जांपल दे देता हूँ कि आरसी हेमराज मर्डर मर्डर केस में क्या हुआ। आप जब एविडेंसेस बचे ही नहीं, वो दोनों को एक्विट करना पड़ा कोर्ट को। स्टिल चैलेंज है वो मामला, लेकिन सवाल ये है कि जब आप कोई एविडेंस छोड़ेंगे ही नहीं, तो कोलकाता पुलिस जिस तरीके से काम करती है अंडर द रेजिम ऑफ ममता दीदी, वो अपने आप में बहुत क्वेश्चनेबल है। और मुझे लगता है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट या कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो फ्री एंड फेयर जस्टिस का तो उम्मीद हमें नहीं लगता कि मुश्किल कोई मिल पाएगा। और विक्टिम के सामने जहाँ तक मुझे लगता है जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है आज के टाइम में, जिस तरीके से चूंकि अब ये नेशनल लेवल पे मामला चला गया है, उनके लिए ये है कि हम शायद जो है अब चूंकि उनका ये है कि जान तो बची गई है, उनके लिए सबसे बड़ी उनके लिए खबर। यही सबसे बड़ी अब उपलब्धि उनके है कि लगे जान लगता है बच गई। उनके लिए लगता है कि जान बच गई है शायद, वही एक बड़ी बात है। फैमिली अंडर प्रेशर इसीलिए कि जो है कम से कम चलो ठीक है जिस तरीके से चल रहा है। अच्छा, ये पश्चिम बंगाल, देखिए हमने अभी तक यही पढ़ा था कि हमारे देश में जितनी भी सांस्कृतिक क्रांतियां हुई वो वेस्ट बंगाल से हुई। हम्म, लेकिन अब मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, जैसे पार्क स्ट्रीट रेप केस साल 2012 में हुआ, हम्म, कमदुनी गैंग रेप 2013 में 13 में हुआ। हुआ। वेस्ट बंगाल में आप देखिए कि अचानक से आप जैसा बता ही रहे हैं कि आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल हाँ ये ये, हब बनते जा रहे हैं रेप हाँ, के। और उसके बाद फिर ये ऐसा 2014 ऐसा में क्यों हो रहा बीरभम है, क्या केस हुआ। अच्छा वहाँ पे आप देखिए कि सारे टारगेटेड हैं हम्म, उसमें। जो कामदनी रेप केस की बात अगर आप करेंगे, तो उसमें 2013 वाला, उसमें भी वो कॉलेज गर्ल, बीरभूम में भी कॉलेज गर्ल। अब शांति निकेतन की हाँ घटना। हाँ, तो अब इस तरीके से जो वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, हम्म, उसमें सुरक्षा का अपने सबसे बड़ा रोल आप देखिए कि वहाँ पे ना तो एक तो सीसीटीवी प्रॉपर तरीके से, हमें लगता है कि अब ये, और हमें लगता है ये एक अलार्मिंग है पूरे हम्म, देश के लिए कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे महिलाओं को सुरक्षा के लेकर के, मैं सिर्फ अब इस बात को एक स्टेट तक सीमित नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि हर देश, पूरे मतलब जितने भी स्टेट्स हैं या यूटीज हैं, वहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें सुरक्षा को लेकर के क्या है। आप देखिए अगर किसी भी सरकारी कॉलेज में, मैं कहता हूँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं हम्म, जहाँ पे ना तो प्रॉपर आपको ये मिलेगा, क्या नाम है, सीसीटीवी सीसीटीवी नहीं कैमरा है। नहीं है, कोई पोस्ट कमेटी नहीं है, किसी भी तरीके की, इस तरीके की चीज़ें हैं नहीं। तो आप ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल करता है। और इस तरीके की घटनाएं आप देखते हो कहीं हर कहीं ना कहीं हर स्टेट से, चूंकि आप रिपोर्टर, आप तो हर दिन रिपोर्ट करते हैं, आप देखते होंगे छोटी छोटी ऐसी घटनाएं आती हैं कि कहीं टीचर ने मोलेस्ट कर दिया, चलती क्लास में मोलेस्ट कर दिया। तो इस तरीके की घटनाएं जब वहां पे क्या होगा कि जब सुरक्षा इक्विपमेंट लगे होंगे, जितने भी सिक्योरिटी इक्विपमेंट है जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं, अगर वो लगे होंगे तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं कमी आएगी। आप एक एसओएस सिस्टम बिठाइए कि अगर कुछ होता है तो हो। लेकिन ठीक है, चलिए ये सिस्टम बिठा देते हैं। हम्म, लेकिन आप जैसा अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि वहाँ पर परिवार, पीड़ित परिवार यही सोच रहा है, या उसके जो काम करने का जो पैटर्न है वो यही बता रहा है कि चलो जिंदा बच गई, ये बहुत बड़ी बात है। क्या इनमें कुछ आपको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी नजर आ रहा है ऐसे मामलों में? आखिर ये अचानक से हब क्यों बनता जा रहा है, इतना बड़ा एपी सेंटर क्यों बनता जा रहा है ये? देखिए जहाँ तक मैं जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कोलकाता या फिर वहाँ पे वेस्ट बंगाल को लेकर के ओवरऑल, वहाँ पे तो देखिए एनार्की अपने आप में है। ठीक है, जिस तरीके से बांग्लादेशियों का वहाँ पे आना, और वोट जिक होता है ना कि जब वोट बैंक की आप राजनीति करने लगते हो, तो हमें लगता है वहाँ पे आप अपने ही देश के नागरिकों की सुरक्षा से समझौता आप करना शुरू करते हो। क्योंकि जो कहीं ना कहीं जो इन्फिल्ट्रेटर आएंगे हम्म, बाहर से, उनका तो क्या है, उनकी सुरक्षा से तो कोई बातचीत है नहीं। उनका क्या काम है, वो आएंगे, उनके सामने बेरोजगारी है, लूट पाट और जो इस तरीके की घटनाएं, क्राइम करना, हम्म। ये उनके लिए एक मुख्य धारा बन जाती है, जो है क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग का। तो इसको रोकना सबसे बड़ी, और वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज ही अनुपम जी यही है कि मैक्सिमम बांग्लादेशी हैं। और मैक्सिमम बांग्लादेशी, अब वो बांग्लादेशी नहीं रह गए, अब वो हो गए हैं बंगाली। हम्म। हाँ, उन्होंने नागरिकता ले ली, अब उन्होंने ले उनके लिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए। डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, अब वो उनके लिए वोट बैंक है। तो अब ये वोट बैंक के चक्कर में जब समझौताएं होने लगता है, तब हमें लगता है कि वहां पे किसी भी चीज से, एक चाहे वो महिला की सुरक्षा हो या आम नागरिक की सुरक्षा हो, वो वहां से समझौता हो ही जाता है। अच्छा, आप जो जब वहाँ पर एक वकील के तौर पर पहुँचते हैं और जब आप ये
देखते हैं, स्टडी करते हैं या एनालिसिस करते हैं कि पुलिस कैसे एक्शन ले रही है, पुलिस का क्या रवैया है, तो क्या आपको लगता है कि पुलिसिंग या जो एक मॉरल पुलिसिंग होती है, वो सब कुछ इसी हिसाब से होती है जैसा देश में हो रहा है, या वेस्ट बंगाल की देखिए पुलिसिंग अलग है? देखिए वेस्ट बंगाल की पुलिसिंग तो बहुत अलग है और इसमें मैं सिर्फ इसी मामले की बात नहीं करूँ, मैं चूँकि अन्य मामलों में भी कोलकाता या अदर उसके पार्ट में जाना हुआ है मेरा। तो वहाँ की पुलिसिंग तो जिस हिसाब से करती है मुझे तो कई बार ये समझ भी नहीं आता कि ये पुलिस ही काम कर रही है या एक्यूज़ की तरफ से उनका ही कोई एक साथी काम कर रहा है। तो ये अपने आप में क्वेश्चनेबल है और वहाँ आप किसी लोकल से भी पूछेंगे तो वहाँ पे तो सिर्फ ये है कि पुलिस भी पार्टी देख के काम करती है। हुँ, कि अगर आप टीएमसी सपोर्टर हैं तो शायद आपके तरीके से काम कर लेगी। अगर आप टीएमसी सपोर्टर नहीं तो शायद आप ठीक है न्याय की गुहार लगाते रहिए। फिर आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, जाते रहिए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं वहाँ पे लोग शांति से मैक्सिमम तो रिपोर्ट ही नहीं करते, डर के मारे। क्योंकि अगर मान लीजिए जो वहाँ पे बांग्लादेशी बाहुल्य एरिया है, वहाँ तो क्राइम कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ एक्शन के नाम पे ज़ीरो है। तो एक्शन होना ही होना नहीं है। तो वहाँ पे तो आदमी ये सोचता है कि हम ज़िंदा रह लें वो ज़्यादा वहाँ पे मैंने वही बोला ना कि आपके पास 2 तरीके हैं, एक सर्वाइवल है और एक न्याय है। तो अब न्याय और सर्वाइवल में आप हमेशा सर्वाइवल चुनो। हुँ। तो वहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ही पूरे स्टेट में ही है, इट्स अ हॉरिबल स्टेट। तो लोग रहना, क्या करना, क्यों नहीं चाह रहे वहाँ के कॉमन लोग, वो उनके लिए एक बड़ा सवाल है। लेकिन वो ये एक सबसे बड़ा दिलचस्प ये है कि माँ माटी मानुष का नारा खुद ममता बनर्जी लगाती है हाँ, और उनके प्रदेश में ऐसा हो रहा है। हाँ। तो ऐसे में वहाँ पर इन घटनाओं के पीछे का आपको मोटिव क्या नज़र आता है? क्या सरकार भी कोई प्रोटेक्शन दे रही है, या वैसी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रह गई कि लॉ एंड ऑर्डर चलो जैसा है वैसा रहने दो? देखिए वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट चाह रही है कि क्राइम हो। हुँ, लेकिन समस्या है कि गवर्नमेंट का जो है ना वोट के चक्कर में उस क्राइम को रोक नहीं पा रही। हुँ, ये एक वहाँ सबसे बड़ा टास्क है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ममता बनर्जी एज़ अ सीएम जो है चाहती हो कि नहीं हाँ, क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़े, हुँ। नहीं, मेरे ख़्याल में कोई भी सीएम नहीं ठीक चाहेगा है? ऐसा। और ये हमें लगता है कि ममता जी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज भी है कि हुँ। इसको रोकें कैसे? तो रोके में तो सबसे पहली बात आती है ना कि आप रोकने जाते हो और सबसे पहले आपके ही लोग दिख जाते हैं। अच्छा, जैसे वो कहती हैं कि हम इसे रोकें कैसे, अगर वो हाँ, इतना सीरियस हैं। मैं हाँ, आरजी कर का एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हाँ। आरजी कर में जो घटना हुई उसके बाद प्रोटेस्ट हो रहा था, जी, और उस प्रोटेस्ट में जितना एक्शन आरोपियों पर नहीं हुआ, उतना एक्शन तो प्रोटेस्ट करने वालों पर हो गया। आपको पता है कि कई सिंगर्स के शोज़ कैंसल कर दिए हाँ। गए, एक्टर्स से फ़िल्म छीन ली गई। अब उसमें मैं आपको सबसे बड़ी तथ्य की बात बताता हूँ, घटना होती है, घटना के दूसरे ही दिन हुँ, एक सेट ऑफ ग्रुप जाता है, उस घटना स्थल को तोड़ देता है, जहाँ पे वो घटना होता है। अब वो घटना स्थल क्या होता है कि क्या क्रिमिनल ट्रायल के लिए वो एक बड़ा वो होता है, कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है, उसको क्राइम प्लेस बोलते हैं, प्लेस ऑफ क्राइम बोलते हैं और जो इन्वेस्टिगेशन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अब सवाल क्या है जब वो घटना स्थल को ही तोड़-फोड़ कर दिए, वहाँ पे जितनी सारी चीज़ें हैं, वो सब हटा दिए, तो वहाँ पे तो बचा नहीं, वहाँ पे आपने देखा दरवाजे तोड़ दिए, सारा पूरा मतलब पूरी तरीके से विध्वंस कर दिए। तो ये कहीं न कहीं है कि आप किसको बचा रहे हो वहाँ पे। अच्छा दूसरी बड़ी बात ये है कि सिर्फ़ एक तो रहा नहीं होगा एक्यूज़, हुँ, जिस तरीके से वो हीनियस क्राइम है। बाकी एक्यूज़ कहाँ गए? ये कहीं न कहीं अनुपम जी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस तो है ही है, हुँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर उसका जजमेंट है कि जितनी जल्दी इस जजमेंट आ गया। जनरली आप किसी भी मुकदमे का जो है जजमेंट सालों लग जाते हैं। इस तरीके में निर्भया मामले को देख लीजिए। हाँ, निर्भया मामले को देखिए आपने इसमें क्या किया उसमें आपने एक को लाइफ सेंटेंस दे दिया और बोला कि जी चलो ठीक है अब इसको हमारे यहाँ से फुर्सत। अब चूँकि नीचे का ही कोर्ट होता है जो ट्रायल कोर्ट बेसिकली जो होता है जब, ट्रायल कोर्ट ही डिसाइड करती है चीज़ों के। अब ट्रायल कोर्ट ने जब अगर कंक्लूड कर दिया, तो जो हायर कोर्ट्स हैं लाइक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, वो तो क्या है कि ट्रायल यहाँ तो चलता नहीं है, जहाँ पे ये डिसाइड अब वो उसी बेस पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये तय करती है कि कितना सही है कितना नहीं। क्योंकि अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अब अपने हर मामले को तो ट्रायल शुरू नहीं कर सकती। लेकिन क्या इस तरीके की घटनाएँ होती तो क्या हर मामले में ऐसा है? किसी बात को मीडिया का जहाँ ज़्यादा तूल मिल जाता है, जहाँ पे हमें लगता है कि पॉलिटिकल एक एवरेज मिल जाता है, वहाँ पे तो ख़ैर ऐसे में घटनाएँ आ जाती हैं। लेकिन क्या पूरे 365 दिन हर संभव है। कोई हाँ। मैं कहता हूँ मीडिया की भी एज ए जिम्मेदारी बनती है कि हर पूरे 365 इस तरीके की घटनाएं हो तो उसको मजबूती से दिखाए तो वो भी नहीं दिखाता
कोर्ट भी उसी तरीके से चलती है, पुलिस भी उसी तरीके से चलता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही घटना है, ऐसी सिमिलर घटनाएं लगातार हो रही हैं। अच्छा, तो अभी जो आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है इस पूरे मामले को लेकर, उसमें आप क्या मांग कर रहे हैं? देखिए आपको लगता है कि इसमें सीबीआई या किसी भी सेंट्रल एजेंसी को आना चाहिए? देखिए इसमें बिना सेंट्रल एजेंसी को तो कोई फायदा है नहीं, हम्म, क्योंकि कोलकाता पुलिस पे तो लोकल पुलिस इन्वॉल्वमेंट इस तरीके के मामलों में जहाँ पे नेशनल लेवल पे तूल पकड़ लेता है, वहाँ पे बिना सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन के कोई फ्री और फेयर ट्रायल संभव ही नहीं है। और सर, अगर ना कोर्ट फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन है। कोर्ट कह भी देता है तो क्या ममता बनर्जी मान लेंगी इसको? देखिए जब कोर्ट इंटरवीन करता है तो उससे किसी स्टेट गवर्नमेंट के कहने ना कहने से मामला नहीं होता। तो आर्जिकर मामले में कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्शन दिया, सीबीआई ही डायरेक्ट करती है। तो उसमें ऐसा नहीं, जब कोर्ट इंटरवीन कर जाती है, जहाँ पे जुडिशियल इंटरवेंशन हो जाता है, वहाँ पे स्टेट का कोई लेना देना नहीं होता इन चीज़ों में। स्टेट उस पर ये नहीं कर सकती कि हम सीबीआई इंक्वायरी नहीं करेंगे, या उस पर विक्टिम भी ये नहीं मना कर सकते कि हम सीबीआई इंक्वायरी का पार्ट नहीं बनेंगे। हम्म, तो वहाँ पे ये रूल नहीं है। जहाँ पे अगर कोर्ट को ये लगता है कि इस तरीके के मामलों में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तो वहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी होगी ही होगी, और उसमें लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, निर्भया केस के बाद देश में एक मांग उठी थी कि बहुत सख्त कानून बनाया जाए। हमने देखा पॉक्सो एक्ट है, हम्म। हमने देखा और भी बहुत सारे ऐसे कानून आए, लेकिन क्या उनका सही से जिस हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उनको जिस हिसाब से लागू करना चाहिए या जिस तीव्रता से कार्रवाई होनी चाहिए, वो सब हो रहा है? देखिए मैं आपको तो निर्भया के बाद बताता हूँ कि निर्भया केस का फंड बना, हुँ, निर्भया फंड एक बनाया गया कि जितने भी रेप सर्वाइवर या एसिड अटैक ये सब जितने भी हैं, इनके लिए। लेकिन उसका सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो उस फंड का जो यूटिलाइजेशन है, वो नीडी लोगों के पास तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो पूरा देश, पूरा मीडिया, पूरी पार्टियां जग जाती हैं। लेकिन जैसे ही मामला शांत होता है, वैसे ही फिर सब अपने अपने डर्रे पे रह जाते हैं। और फिर जो क्राइम्स हैं, जो नॉर्मल क्राइम्स हैं, मैं कहता हूँ कि क्या ये घटना गांव किसी स्टेट के एक सुदूर गांव में नहीं होता होगा? हुँ। जरूर होता, और आए दिन हो रहे हैं इस तरीके की घटनाएं, कहीं ना कहीं जरूर हो रही हैं। उस पे कितना ध्यान है? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बना उस पे किस तरीके से चल रहा है? किस तरीके से न्याय पे देखो, क्यों कहीं न्याय, सब चीज़ें पैरेलल एक दूसरे से जुड़ी हैं। जिस तरीके से पुलिस व्यवस्था काम करेगी जितना फास्ट, उसी तरीके, क्योंकि पुलिस व्यवस्था ही क्रिमिनल ट्रायल का ही एक पार्ट है। वो इन्वेस्टिगेशन का काम जो है, वो जज का काम तो है नहीं कि इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो ये सब जुड़े कहीं न कहीं अपने आप में इंटर रिलेटेड, और जो लगता है कि हमारे यहाँ एज़ अ सिस्टम इंटायरली जब ये महिला सुरक्षा की बात आती है तो हम फेल हैं। अच्छा, आम तौर पर आप बंगाल, वेस्ट बंगाल गए होंगे तो आपने भी देखा होगा, वहाँ अक्सर 2-3 ऐसे शब्द हैं जो बड़े बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। भाईजान, दादा, जी। मतलब इस तरह की वहाँ की संस्कृति है। तो आपको लगता है कि ये जो क्राइम ये सब हो रही हैं, इनसे उनका कोई लिंक है? देखिए अब ये कहना कि किसी भी पर्टिकुलरली ये तो एक कम्युनिटी टारगेट हो जाएगा, भाई जान या दादा, लेकिन जहाँ तक मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे क्या है कि जो एक तो जो इन्होंने अपने जो इनके लीडर्स हैं बेसिकली, हुँ, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि टीएमसी के बड़े लीडर्स कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा, ये टीएमसी के बड़े लीडरों हुँ। में आते हैं, पुराने लीडरों में आते हैं। रादर देन सपोर्टिंग द विक्टिम्स, आप उनके ही कैरेक्टर पे, उसके वो कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि उसको किसी साथ दोस्त दोस्त को साथ ले जाना चाहिए था। कल्याण आप बनर्जी का बयान तो बड़ा वायरल हो गया। हाँ, मदन मित्रा कह रहे हैं कि जी आप अकेले क्यों गए वहाँ पे, नहीं जाना चाहिए, आप बता के क्यों नहीं गए? तो क्या अब जो है कोई भी लड़की कहीं कॉलेज जाएगी तो पहले घरवालों को इन्फॉर्म करे, हुँ, फिर 4 दोस्तों को ले जाए कॉलेज ले जाने के लिए? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि कॉलेज एक सेफ प्लेस नहीं है किसी महिला के जाने के लिए? हुँ। अच्छा, मैं एक चीज़ बात पूछना चाहता हूँ आपसे। मैंने ये सवाल इसलिए किया कि जब वहाँ पे दादा बोला जाता है, दैट मीन्स कि बंगाली कम्युनिटी को एक किया जा रहा है, और जी, भाईजान बोला जा रहा है तो मुसलमानों को एक किया जा रहा है। जी। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए जो सबसे, मतलब जिस बात पर हमें सबसे गंभीर होना चाहिए उसको इग्नोर कर रही है सरकार, या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो अभी सरकार में है? देखिए उसमें भाईजान के प्रति तो प्रेम जो है ममता बनर्जी का अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। हुँ, और वो सारा बांग्लादेश से ही सारे आए हुए एक तरीके से
जैसे सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उस तरीके से इंपोर्ट हो रहे हैं लोग, और उनके लिए उनका फाइट भी है। और बांग्लादेशियों पे तो चूंकि यहाँ से भी अभी सरकार तो काफ़ी सख्त हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे कि काफ़ी कई सारी पार्टियों के लोग उस बांग्लादेशी प्रेमी में। और हमें लगता है कि देश में मैंने सिर्फ अपने हमें लगता है कि सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा देश देखा है कि जहाँ पे बाहरी लोगों के प्रति ज़्यादा प्रेम है अपने लोगों से ज़्यादा। कभी एक समय आता है लोग रोहिंग्याओं से बहुत प्रेम हो जाता है कि उनको आप बाहर क्यों भेज रहे हो। आप हमारी जिम्मेदारी, हमारे पहली पहली जिम्मेदारी किसी देश की बनती है अपने अपने लोग, देश के अपने देश के लोग, नागरिकों को प्रोटेक्ट करने ठीक की। है, अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा दें, उनको रखें, उनको करें। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उनको किनारे रखो, आप पहले बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को सुरक्षा दो। तो इस तरीके के लोग आप देखें ना, जितने भी ये झुग्गी झोपड़ी है वो किसकी है? मैक्सिमम रोहिंग्या जो बांग्लादेशियों की है। जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं लोकल लेवल पे, उसमें इन्वॉल्वमेंट ये आप देखें। कितना गंभीर मामला है। अभी कुछ देर पहले की एक घटना है, दिल्ली की घटना है। हम्म, 2 महीने पहले मई महीने में एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया बांग्लादेश, हम्म, त्रिपुरा के रास्ते भारत सरकार ने किया। हम्म। और आज जब छापेमारी के लिए पहुंची पुलिस, तो उसी घर से जहां वो रहता था वो आदमी फिर वही मिला। सोचिए। तो आप, ये तो सबसे बड़ा सवाल सिस्टम पे है ना कि वो कैसे पहुंच रहा है, वापस कैसे आ जा रहा आपने डिपोर्ट कर दिया था, आपके खाते में वो चला गया, लेकिन फिर आ गया। खैर, लेकिन ऐसे मामलों में आपको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले तो रोका जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान ले तो रोका जा सकता है? है। देखिए, हर मामले में सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना आवश्यक नहीं है। कई बार इन सब मामलों का होता क्या है कि हाई कोर्ट के पास भी एक्सट्रीम पावर है आर्टिकल 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट के पास 32 के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि जब इस तरीके के मामले होते हैं जहाँ पे पूरे देश के सामने एक बड़ा सवाल हो जाता है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, वहाँ पे लगता है कि जब कोर्ट इस मामलों में, ऐसे मामलों में सुओ मोटो लेती है, तो कहीं ना कहीं जो जुडिशियल इंटरवेंशन है और जो जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स सोसाइटी, वो लोगों को जो है जुडिशियल, एक तरीके से जो मैकेनिज्म है, जो न्यायिक व्यवस्था है, उसमें लोगों की आस्था को मजबूत करता है और लोगों में ये विश्वास दिलाता है कि अगर स्टेट मशीनरी फेल हो सकती है, पुलिस मशीनरी फेल हो सकती है, तो एक जुडिशरी है जहाँ पे आप देखिए देखिए न्याय के लिए ही आप अगर हर जगह से फेल होते हैं तो आप चले जाते हैं कोर्ट। तो जब कोर्ट जाते हैं तो आप इसी व्यवस्था से जाते हैं कि आपको वहाँ पे न्याय मिलेगा। तो आप इन तरीकों पे, अगर इस तरीके के मामलों में जब कोर्ट सुओ मोटो लेती है, मैं कहता हूँ चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या चाहे हाई कोर्ट हो, तो वो पूरे इंटायर कंट्री के सामने एक स्ट्रांग मैसेज जाता है। या वो खुद से कुछ डायरेक्ट कर दे सेंट्रल एजेंसीज हाँ, को? मैं वही बोल रहा हूँ कि तो ये एक स्ट्रांग मैसेज जाता है सबके लिए कि जो है क्या बोलते हैं कि आपको कहीं भी अगर कुछ होता है तो जुडिशरी एक ऐसी है कि इन सब चीज़ों में न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेगी। मैं यही बोल रहा हूँ कि हर मामले में तो नहीं, बट हाँ, जब जनरली ऐसे मामले हों जहाँ पे कोर्ट, जहाँ पे पूरे एक, क्योंकि अभी ये मामला पूरे नेशनल लेवल का मामला बन चुका है, तो ऐसे मामलों में मुझे लगता है जब कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जब सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है तो वो पूरे कंट्री के सामने एक स्ट्रांग मैसेज देता है और साथ ही साथ उस गवर्नमेंट के लिए उस तमाचा भी है कि तुम्हारी व्यवस्था ऐसी है नहीं कि जहाँ पे मुझे अच्छा, इंटरवेंट। इस पूरे मामले में देखेंगे आप तो थोड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट भी आ रहा है। जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप वेस्ट बंगाल गए हैं, जी, वैसे ये सवाल किसी नेता से होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ आपके अनुभव के आधार पर। जी। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ पार्टियां ये कह रही हैं कि भाई वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है और वहां पर अब राष्ट्रपति शासन आ जाना चाहिए। देखिए, इस पे मैं आपको बताऊं, जब भी मेजरली मुझे लगता है कि जो मेरा अपना लिमिटेड नॉलेज कहता है कि 4-5 साल से तो मैं ही सुन रहा हूँ, ठीक है, या जब से वहाँ पे बीजेपी जब भी प्रयास करती, सबसे ज़्यादा जो हमें लगता है डेथ रेट है और वो है बीजेपी वर्कर्स का। हम्म, और और ये डिमांड तो काफ़ी समय से चलता आ रहा है। अब सवाल ये है देखने का कि अब तो शायद बीजेपी की सरकार है, क्या इस पे वो कोई कदम लेती है, हम्म। नहीं लेती है, किस तरीके से लेती है, ये एक बड़ा मुद्दा और है। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि मीडिया एक तरफा दिखा रहा है, अगर यही घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में होती तो कोई दिखाता ही नहीं, नहीं, उनका सुर ही अलग होता। नहीं, बीजेपी शासित राज्यों से तो मैं, अगर इस तरीके की बात है, मैंने क्या बोला, इस तरीके की घटनाएं बीजेपी या कांग्रेस को लेकर के नहीं है। योगी सरकार में ही हाथरस का मामला हुआ, हम्म, हाथरस में भी एक इसी तरीके का वारदात हुआ, तो क्यों नहीं पूरी मीडिया दिखाई। अभी उस तरीके से अभी तेलंगाना में एक हुआ मामला चल रहा है, वहाँ पे तो क्या इस तरीके की घटनाएं, मैंने कहा जब इस तरीके की घटनाएं किसी पार्टी विशेष से जुड़ी नहीं है, हम्म, इस तरीके की घटनाएं देश के महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के जुड़ी हैं।
तो इसको किसी पार्टी से जोड़ना, हो सकता है आप उसको राजनीतिकरण, पार्टियां इलेक्शन को लेकर के, या इलेक्शन आ रहा तो उसको लेकर के उसको जो है पॉलिटिकल कलर दे दें, बट मोर एवर ये जो है देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है हम्म। कि क्या आप महिलाओं को सुरक्षित रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे अच्छा, हमने बहुत सालों पहले ये सुना था कि ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगे, फौरन सुनवाई होगी, हैं। फौरन एक्शन होगा। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? और बंगाल में क्या आपको लगता है कि इसका कोई प्रभाव दिख रहा है? देखिए, फास्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो मेजर काम ये होता है कि स्पीडी ट्रायल हो, हम्म। और एक जो जनरली लोग कहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो वो वाला जो मिथ, उसको भी दूर किया जाए कि जस्टिस में किसी भी तरीके का डिले नहीं है, जो है जस्टिस इम्पार्ट किया जाए एज सुन एज पॉसिबल। तो फास्ट ट्रैक का एक ही काम, फास्ट ट्रैक कोर्ट का, कि इस तरीके की जो जघन्य अपराध है उसको जो है स्पीडी ट्रायल करके उसमें एज सुन एज पॉसिबल जो है जजमेंट निकाले, और जो क्रिमिनल हो उनको जो है क्या बोलते हैं पनिशमेंट दिया जाए। आप फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन से भी जुड़े रहे हैं, आपने उसका भी प्रतिनिधित्व किया है। तो क्या डॉक्टरों और कानून की छात्राओं या फिर जो शिक्षित वर्ग है, आपको लगता है कि आजकल वो भी सुरक्षित नहीं है, उनके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए? देखिए, आज के टाइम में अगर आप बात करते क्योंकि हैं, जो आरोप लगा है वो भी एक लॉ का स्टूडेंट है, मैं वही और आपको बता, जो जो पीड़िता है वो भी लॉ की स्टूडेंट है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि बंगाल की अगर बात करें तो चाहे कामदनी रेप हो, चाहे 2012 का हो, चाहे 1990 का हो, हम्म। वहाँ पे मैक्सिमम तो कॉलेज के अंदर ये घटनाएं हो रही हैं। तो हमें लगता है कि आज पूरे बंगाल के सामने, तो हमें लगता है कि जो मुझे लग रहा है कि प्लेस ऑफ क्राइम में सबसे सेफेस्ट प्लेस जो है कॉलेज है आज के टाइम में, हम्म। कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आप वहाँ पे इस तरीके की घटनाएं करो क्योंकि वो ज़्यादा सुरक्षित है। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा अच्छा, सवाल है। एक एक मुझे एक बात का जवाब दीजिए। जिस बंगाल में बीजेपी के बड़े-बड़े नेता केंद्रीय मंत्री जाने से डरते हैं, आपको डर नहीं लगा वहाँ जाने से? आपको लगा नहीं कि हम केस उठाएँगे, केस लड़ेंगे किसी पीड़िता का तो मुझे धमकियाँ मिलेंगी? या कभी ऐसी ऐसे किसी मामले में आपको मिला है, देखिए, धमकी इसमें वगैरह मिली है? इसमें तो क्या होता है कि जब आप इस तरीके की केसेस डील करते हैं, क्योंकि इसके पहले भी मैं और भी कंट्रोवर्शियल केसेज में रहा हूँ, हुँ। तो इसमें देखिए थोड़ा बहुत तो चीज़ें रहती है, आदमी प्रयास दबाव का करता है। हुँ। बट मैं आपको इस मामले में बताऊं कि जब आप चूंकि दिल्ली और अदर स्टेट का एक सबसे बड़ा फ़र्क है कि दिल्ली में जब आप इस तरीके के, दिल्ली में वकीलों के प्रति हुँ। या वकीलों का अगेंस्ट इस तरीके की धमकियां देने से जनरली इंसान थोड़ा सा राइट। हेजिटेट करता है। अदर स्टेट में तो क्या है कि चूंकि क्राइम, मैंने बताया कि जब वेस्ट बंगाल जैसी जगह जो हॉरर स्टेट ही है, तो वहाँ पे तो खैर आपकी जान बची रहेगी तो आप लड़ोगे, नहीं बची तो बात ही अलग है। वहाँ का मैंने बोला, वहाँ का तरीका ही है कि जस्टिस सिर्फ डिलीवर ही होता है टीएमसी मेंबर्स को। वहाँ पे इस तरीके से, वहाँ पुलिस पुलिस की तरह काम ही नहीं करती ना। वहाँ जब पुलिस, किसी स्टेट की पुलिस जब वहाँ पार्टी वर्कर की तरह काम करने लग जाए, तो आप समझ लो न्याय व्यवस्था किस तरफ जाएगा। तो ये वहाँ एक सबसे बड़ा सवाल है, जो मेरा अपना वहाँ हो करके भी आया हूँ। हुँ। वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हैं ही। तो मान लीजिए कि अगर पॉलिटिकल प्रेशर किसी मामले में हो, या ऐसे मामलों में तो रहते ही हैं ज़्यादातर, हुँ। फिर भी आप क्यों इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? ये क्या आप कहाँ से, क्या कोई कहीं से मोटिवेशन मिलती है? क्या इरादा क्या है आपका? देखिए, मैं वैसे तो एक क्रिमिनल प्रैक्टिशनर हूँ कोर्ट में, ठीक है? और हमें लगता है कि हमारा प्रोफ़ेशन नोबल सिर्फ़ इसीलिए नोबल नहीं कहा जाता है कि उसके लिए सबसे पहले सबसे बड़ा कारण ये है कि आप एक कलम की लड़ाई जो है, बिना हथियार के लड़ सकते हैं। आप किसी के लिए न्याय की माँग जो है, बिना हथियार उठाए कर सकते हैं। तो इसीलिए जब 3 प्रोफ़ेशन की बात आती है, तो उसमें जो है एक एडवोकेसी भी नोबल प्रोफ़ेशन कहने का कारण यही है। और जहाँ तक रही प्रेरणा और डरने की बात, तो देखिए मैं खुद भी, मेरे पिताजी पुलिस ऑफ़िसर रहे, और मैं दोस्त यार सारे इसी बैकग्राउंड से हैं। तो डर और तो ख़ैर इस सब तरीकों का कभी लगा नहीं कि हाँ, इस मुकदमे लड़ेंगे। ख़ैर हमारे सीनियर भी रहे सब, जो है काफ़ी ऐसे हैं। तो डर और तो नहीं है, बट हाँ, प्रेरणा का सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप इस तरीके की चीज़ों में लगते हो और आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो। तो मुझे लगता है ऐसा कि मैं इस जगह पे हूँ जहाँ पे मैं डेली काम कर रहा हूँ। वो एक ऐसी संस्थान है, जो हमें लगता है कि देश की व्यवस्था को और देश में ऐसी चीज़ों के लिए मेरे किसी एक कदम से अगर कोई एक मिसाल साबित हो सकता है, तो मैं उस प्रयास पे रहता हूँ कि वो किया जाए। चाहे वो इनका मामला हो, चाहे ड्यूरिंग कोविड भी मैंने जो है काफ़ी अपने एनजीओ की तरफ से जितनी भी ब्लैक मार्केटिंग रही है, उस पे हुँ। भी मैंने काफ़ी काम किया।
चाहे मास सैनिटाइजर हो, आपने देखा होगा काफ़ी ब्लैक मार्केटिंग। उस समय भी हमने इन सब चीज़ों पे लिया था। और इसके पहले आप आजकल नया एक चल रहा कंटेंट्स को लेकर के काफ़ी वल्गरिटी पे लेकर के। तो मेरा ही पहला मामला था 2017 में, जिसमें राजकुंद्रा, जब नया आईटी गाइडलाइन आया तो सबसे पहले राजकुंद्रा ही गए। अच्छा, वो केस आपने ही लड़ा? हाँ, तो राजकुंद्रा के अगेंस्ट और ओटीटी जो उल्लू ऐप उसके अगेंस्ट मैं रहा। तो ऐसा नहीं है, बात इन सब चीज़ों पे जब आप लड़ते हो तो आपको टारगेटेड तो होते ही हो सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ ज़्यादा एक तरीके से अट्रैक्ट होती है। जैसे मैं आपको एक मामला पीसीएस ऑफिसर का था यूपी के, जिसने अपने पति को छोड़ दिया, तो उस पे जब मैंने उनकी तरफ से लिया, तो उसमें भी कई सारे पूरे सोसाइटी में मैं टारगेटेड हो गया था कि मैं महिलाओं के मतलब पुरुषों की जगह महिलाओं की राइट्स की बात कर रहा हूँ। तो आप टारगेटेड तो होते ही, बट मेरा ये होता है कि जब आप, मेरा मानना है कि जो गलत है वो गलत है, और नियमावली के और जो कानून जिसके साथ है वो साथ है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि इस मामले में धमकी मिली आपको? नहीं, नहीं, अभी इस तरीके की कोई धमकी तो मुझे नहीं आई। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। हाँ। और आप एक यंग हैं, आप यूथ हैं, तो आप लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है कि आप इस तरह से मामले में बहुत, इस तरह के मामलों में बहुत एक्टिव रहते हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि वेस्ट बंगाल में जिस हिसाब से एक लॉ स्टूडेंट लड़की के साथ जो हुआ है, लॉ स्टूडेंट के साथ जो हुआ है, उस मामले में जो भी दोषी हैं, उन्हें कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। और जो भी हो, जो पश्चिम बंगाल की छवि बिगड़ रही है, जो इमेज बिगड़ रही है, और ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए अनसेफ होता जा रहा है वेस्ट बंगाल और उसकी राजधानी कोलकाता, इस पर भी सरकार एक्शन ले तो बहुत अच्छा होगा। ये वेस्ट बंगाल की संस्कृति को बचाने की दिशा में एक अच्छा कदम होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो उसे शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।